एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिसने भगवान को मार दिया अपनी कलम से, जिसने कहा खुद से ज्यादा प्यार करो, जिसने इंसान को कमजोर बताया और एक सुपर ह्यूमन का सपना दिखाया। यह एक ऐसा इंसान था जो अपनी पूरी लाइफ में कभी फेमस नहीं हुआ, जो पागलपन में डूब गया और जो अकेला मरा, लेकिन उसकी सोच ने पूरी 20वीं सदी को बदल दिया। आज हम बात करेंगे फ्रेडरिक नीत्शे की। 15 अक्टूबर 1844 एक छोटा सा गांव रोकेन प्रूसिया, जर्मनी। यहाँ एक लूथरन पादरी के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा जाता है फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे। उसके पिता थे कार्ल लुडविग नीत्शे, एक डीपली रिलीजियस इंसान। माँ थी फ्रांजिस्का नीत्शे। घर में एक भगवान का नाम लेते थे, बाइबल पढ़ते थे, चर्च जाते थे। छोटा फ्रेडरिक भी यही सीख रहा था पहले। लेकिन जब फ्रेडरिक सिर्फ 5 साल का था, उसके पिता की मौत हो गई दिमागी बीमारी से। एक 5 साल का बच्चा अपने बाप को खो देता है। उसकी आंखों में जो खालीपन आया वो कभी पूरी तरह भर नहीं पाया। घर में अब सिर्फ औरतें थी, माँ, नानी, 2 बुआ, एक छोटा भाई था लुडविग जोसेफ। वो भी 6 महीने बाद मर गया। फ्रेडरिक नीत्शे की जिंदगी की शुरुआत ही टूट कर हुई, लेकिन यही टूटा हुआ बच्चा एक दिन पूरी दुनिया की सोच तोड़ देता है। स्कूल में फ्रेडरिक बहुत गहरी सोच वाला बच्चा था। उसे म्यूजिक बहुत पसंद था, पियानो बजाता था, खुद कंपोजिशन बनाता था, एकेडमिक्स में शानदार था। 14 साल की उम्र में उसे एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल में जगह मिली, स्कलफोर्टा। यहाँ के सबसे होनहार स्टूडेंट्स ही जाते थे। यहाँ उसने ग्रीक, लैटिन, लिटरेचर और म्यूजिक में इतनी मेहनत की कि टीचर्स दंग रह जाते थे। यह वह जगह थी जहाँ फ्रेडरिक का दिमाग खुलना शुरू हुआ। 1864 फ्रेडरिक यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में दाखिला लेता है। थियोलॉजी और क्लासिकल फिलॉसफी दोनों पढ़ता है। लेकिन यहाँ कुछ बड़ा हुआ। उसके एक प्रोफेसर ने उसे एक किताब दी, अर्थेन स्कोपेनहावर की। यह किताब पढ़कर फ्रेडरिक पूरी की दुनिया हिल गई। स्कोपेनहावर ने कहा था, दुनिया में कोई भी मीनिंग नहीं है, जिंदगी सिर्फ एक सफरिंग है, एग्जिस्टेंस खुद एक प्रॉब्लम है। एक यंग फ्रेडरिक नीत्शे जो पहले से ही अकेला था, बाप भाई को खो चुका था, इस फिलॉसफी ने डीपली कनेक्ट हुआ। लेकिन उसने डिसाइड किया, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं इस सफरिंग से आगे जाऊंगा। लिप्जिग यूनिवर्सिटी में जाने के बाद फ्रेडरिक एक और इंसान से मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है, रिचार्ड वागनर। कंपोजर, जीनियस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान। वागनर 30 साल बड़े थे फ्रेडरिक से, लेकिन दोनों में एक अजीब रिश्ता बना, एक तरह की इंटेलेक्चुअल फ्रेंडशिप। वैगनर की म्यूजिक सुनते वक्त फ्रेडरिक को लगता था जैसे पूरी दुनिया छूट जाती। वैगनर के घर जाता था, घंटों बातें करते थे, फिलॉसफी पर, म्यूजिक पर, आर्ट पर। यह दोस्ती फ्रेडरिक के लिए एक रोशनी थी, एक ऐसी दुनिया जहां आइडियाज मैटर करते थे। 1868 से 24 साल की उम्र में फ्रेडरिक नीत्शे को यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल में प्रोफेसर ऑफ क्लासिकल फिलोसॉफी का ऑफर आता है। 24 साल, अभी पीएचडी भी पूरी नहीं हुई थी उनकी। यूनिवर्सिटी ने उन्हें बिना डिसर्टेशन के ही डिग्री दे दी, इतनी उनकी रेपुटेशन थी। वो यूरोप के सबसे यंग प्रोफेसर बन गए अपने फील्ड में। 1872 में फ्रेडरिक ने अपनी पहली किताब पब्लिश की, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। इस किताब में
उसने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उसने कहा दो फोर्सेस हैं जो आर्ट और जिंदगी को ड्राइव करती हैं, अपोलोनियन फोर्स, ऑर्डर, लॉजिक, ब्यूटी और स्ट्रक्चर को, या वो फोर्स है जो चीजें सही और तुरंत सुंदर दिखाती है, और दूसरा है डायन्यूसियन फोर्स जो चाओस, पैशन, इमोशन और डार्कनेस, या वो फोर्स है जो जिंदगी में रॉनेस है और जो फील होती है। निश्चय ने कहा असली ग्रेटनेस तब आती है जब ये दोनों फोर्सेस साथ में हो। ग्रीक ट्रेजेडी इसमें परफेक्ट थी, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी ने सिर्फ अपोलोनियन फोर्स को अडॉप्ट किया, सिर्फ लॉजिक, सिर्फ रीजन, सिर्फ स्ट्रक्चर, और इसी वजह से हमारी जिंदगी फ्लैट हो गई। लेकिन इस किताब को क्रिटिक्स ने ज्यादा पसंद नहीं किया। स्कॉलर्स ने कहा यह प्रॉपर एकेडमिक काम नहीं है, यह तो फिलॉसफी और पोएट्री का घालमेल है। फ्रेडरिक को बहुत तकलीफ हुआ, और ऊपर से रिचर्ड वैगनर भी इस दौर में बदल रहे थे। वैगनर अब ज्यादा नेशनलिस्ट और एंटी सेमिटिक होते जा रहे थे। फ्रेडरिक जो जेन्युइनली एक ओपन माइंडेड थिंकर था, यह सब देखकर अंदर से टूट रहा था। दोस्त का साथ अब छूटने लगा था। सिर्फ 30 साल की उम्र में फ्रेडरिक की तबीयत बदतर होती जा रही थी। आंखों की रोशनी जाने लगी, माइग्रेन के दौरे, दिन दिन भर उल्टियां होती थी। कभी कभी 2-3 हफ्ते सिर्फ बिस्तर पर ही रहना पड़ता था। 1879 में उसने बेसेल यूनिवर्सिटी में रिजाइन कर दिया। कुछ नहीं था, न नौकरी, न परिवार, न काफी पैसा, बस एक छोटी सी पेंशन थी और एक दिमाग जो रुक नहीं सकता था। अगले 10 साल फ्रेडरिक निश्चय एक वांडरर बन गया। इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस घूमता रहा। सिल्स मारिया स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा कमरा था जहां वो गर्मियों में रहता था। नाइस फ्रांस में सर्दियां गुजारता था, अकेला, बीमार, लेकिन लिखता रहा। यही वो 10 साल थे जो दुनिया को बदल गए। इन 10 सालों में निश्चय ने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट किताबें लिखी। हर किताब एक बॉम्ब की तरह थी जो स्लोली लेकिन पक्की तरह फिलॉसफी की दुनिया में फट रही थी। 1882 द गे साइंस किताब में निश्चय ने वो लाइन लिखी जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद की जाएगी। गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। अब यहां रुको, निश्चय यह नहीं कह रहा था कि लिटरली भगवान मर गए, वो कुछ और कह रहा था, बहुत गहरी बात। उसने ऑब्जर्व किया था कि मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी में लोग ऑफिशियली तो चर्च जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली अपनी लाइफ में डिसीजंस रीजन से लेते हैं, साइंस से लेते हैं, रिलीजन से नहीं। मतलब भगवान एक कॉन्सेप्ट के रूप में मर चुके हैं लोगों की जिंदगी से। और अब निश्चय ने एक डरावना सवाल पूछा, अगर भगवान नहीं है तो मीनिंग कहां से आएगी? अगर कोई ऊपर वाला नहीं है तो राइट और रॉन्ग कौन डिसाइड करेगा? अगर कोई जज नहीं है तो हम कैसे जिएंगे? निश्चय ने कहा यह क्राइसिस है, निहिलिज्म। निहिलिज्म मतलब यह सोचना कि कुछ भी मैटर नहीं करता, जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है, सब बेकार है। और निश्चय इससे सबसे बड़ा डेंजर मानता था जो मॉडर्न इंसान को फेस करना पड़ेगा। लेकिन उसने उसका भी जवाब दिया। 1883 से 1885 निश्चय ने अपनी मास्टरपीस लिखी, दस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा। यह एक फिलोसोफर का काम नहीं लगती, यह एक पोयम जैसी है, एक बाइबल जैसी। इसमें ज़ाराथुस्त्रा नाम का एक कैरेक्टर है जो पहाड़ से उतरकर लोगों को टीच करता है और वो सिखाता है
यूबरमैन्स का कॉन्सेप्ट। यूबरमैन्स का मतलब ओवरमैन, वो इंसान जो खुद से पार चला जाता है। निश्चय ने कहा, अभी जो हम हैं वो ब्राइड हैं, एक पुराने जानवर और एक नए बेहतरीन इंसान के बीच का ब्राइड। यूबरमैन्स वो है जो पहली बात अपनी खुद की वैल्यूज बनाता है, दूसरों के बताए गए रूल से नहीं जीता। दूसरी बात, सफरिंग को कॉन्सेप्ट करता है, उससे भागता नहीं है, उसे यूज करता है ग्रो करने के लिए। तीसरी बात, खुद से प्यार करता है, न ईगो में बल्कि जेन्युइन सेल्फ रिस्पेक्ट से। चौथी बात, मेडियोसिटी से नहीं डरता, हर्ड मेंटालिटी से दूर रहता है। और पांचवी बात, क्रिएट करता है आर्ट, आइडियाज, वैल्यूज, कुछ नया बनाता है। नीचे ने एक पावरफुल इमेज दी, इंसान एक रूप है, एक जानवर और ह्यूबरमैन्स के बीच टेंस्ड। रोप क्रॉस करने में खतरा है, लेकिन वो क्रॉसिंग ही लाइफ है। वो कह गया था, सेफ रहना, कंफर्टेबल रहना, भीड़ में छुप जाना या स्लो डेथ है। असली जीना वो है जब तुम खुद को पुश करो। निश्चय का सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है विल टू पावर। लोग सोचते हैं वो दूसरों पर डोमिनेट करने की बात कर रहा है। नहीं, विल टू पावर का मतलब है अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने की ड्राइव। निश्चय ने कहा, हर लिविंग बीइंग में एक फंडामेंटल ड्राइव होती है, ग्रो करने की, क्रिएट करने की, ओवरकम करने की। एक पेड़ सीधा ऊपर चढ़ता है, एक नदी रास्ते में कुछ हटाकर आगे जाती है, एक इंसान अपने लिमिट्स को तोड़ता है। यही है विल टू पावर। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों को दबाओ, इसका मतलब था खुद पर जीत हासिल करो। जो इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो खुद की वीकनेस को, खुद के फियर को, खुद की लेजीनेस को ओवरकम करता है। निश्चय ने कहा, जिंदगी से सबसे ज्यादा निकलने का राज है खतरनाक तरीके से जीना। मतलब कंफर्ट जोन से बेहतर निकलो, रिस्क लो, फील करो और जियो। निश्चय का एक और कॉन्सेप्ट है जो दिमाग को हिला देता है, इंटरनल रेक्यूरेंस। इस थॉट एक्सपेरिमेंट में निश्चय ने पूछा, क्या होगा अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी, हर एक मोमेंट हमेशा के लिए रिपीट होती रहे? वही स्कूल की शर्मिंदगी, वही टूटे हुए रिश्ते का दर्द, वही बोरिंग मंडे की सुबह, वही तुम्हारा सबसे बुरा डिसीजन, हमेशा के लिए इनफाइनाइट बार। क्या तुम फिर भी वही जीना चूज करोगे? यह सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, निश्चय ने इसे एक टेस्ट की तरह यूज करता था। अगर तुम अपनी जिंदगी को इनफाइनाइट बार जीने के लिए तैयार नहीं हो तो कुछ तो गलत है। वो कह रहा था, ऐसी जिंदगी जियो जिसमें तुम हर मोमेंट को इतना जेन्युइनली जियो कि अगर वो मोमेंट इनफाइनाइट बार आए तो तुम उसे खुशी से वेलकम करो। इसी कॉन्सेप्ट ने एक्सिस्टेंशलिज्म की नींव रखी। 1887 में ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, निश्चय ने यहाँ एक बोल्ड क्लेम किया, हमारी मोरालिटी, हमारे सही और गलत के आइडियाज कहां से आए। उसने कहा, दो तरह की मोरालिटी होती है, मास्टर मोरालिटी जो पावर है, जो क्रिएट करते हैं, जो लीड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या गुड है। गुड का मतलब स्ट्रेंथ, करेज, प्राइड, क्रिएटिविटी। एक होता है स्लेव मोरालिटी, जब वीक लोग पावरफुल लोगों से डरते हैं तो वो उनकी क्वालिटीज को एविल कहने की लगते हैं और अपनी वीकनेस को ह्यूमैनिटी, पेशेंस, सफरिंग, गुड कहने लगते हैं। निश्चय ने कहा, क्रिश्चियनिटी ने एक स्लेव मोरालिटी
इंट्रोड्यूस की, हम्बल से रहो, दूसरा गाल आगे कर दो, सफर करो, स्वर्ग मिलेगा। उसने कहा ये वैल्यूज वीक लोगों ने इन्वेंट किए हैं ताकि स्ट्रांग लोगों को कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, निश्चय खुद को क्रूएल या वायलेंट इंसान नहीं था। वह यह नहीं कह रहा था कि दूसरों को दबाओ। वो कह रहा था अगर तुम खुद को जेन्युइनली ग्रेट बनाना चाहते हो तो दूसरों की बनाई डेफिनेशंस में मत जियो, अपनी वैल्यूज खुद बनाओ। फिलॉसफी की दुनिया में इतनी पावरफुल आवाज, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत अकेला आदमी। रिचार्ड वागनर से दोस्ती टूट गई फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस पर। निश्चय ने वैगनर की ग्रोइंग नेशनलिज्म और एंटी सेंटिटिज्म को रिजेक्ट किया। एक किताब भी लिखी, द केज ऑफ वागनर, अपने पूर्व बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ। प्यार भी हुआ था एक बार। लाउ सलोम, एक ब्रिलियंट रशियन जर्मन फिलोसोफर और राइटर। फ्रेडरिक डीपली अट्रैक्टेड था। उसने प्रपोज भी किया, एक बार नहीं, एक दोस्त के जरिए भी ट्राई किया। लाउ ने रिफ्यूज कर दिया, कहा मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल कंपेनियन बना सकती हूँ। यह रिजेक्शन निश्चय के लिए बहुत भारी थी। उसने कुछ टाइम के लिए लिखना बंद कर दिया, फिर लिखने बैठा, दर्द को यूज करने के लिए, क्योंकि वो यही जानता था। 3 जनवरी 1889, तुरिन इटली की एक सड़क। फ्रेडी नीचे सड़क पर चल रहे थे। अचानक वो एक घोड़े को देखते हैं जिसे एक सारथी मार रहा था। फ्रेडरिक आगे बढ़ते हैं, घोड़े की गर्दन पकड़ लेते हैं और रोते रोते गिर जाते हैं। वो उठ नहीं पाए। उन्हें घर ले जाया गया। कुछ दिन बाद पता चला फ्रेडरिक नीचे का दिमाग टूट चुका है। बाकी 11 साल फ्रेडरिक नीचे कुछ खास नहीं लिख पाए, कुछ खास नहीं बोल पाए। माँ ने केयर की, फिर बहन एलिजाबेथ ने। 25 अगस्त 1900 फ्रेडरिक नीचे इस दुनिया से चले गए, अकेले, बीमार, भुला दिए गए। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। निश्चय के जाने के बाद उनकी बहन एलिजाबेथ ने उनके राइटिंग्स को एडिट किया, कई जगह गलत तरीके से प्रेजेंट भी किया। नाजी जर्मनी ने गलत तरीके से निश्चय को अपना फिलोसोफर क्लेम किया, लेकिन यह पूरी तरह झूठ था। निश्चय ने खुद एंटी सेंटिज्म को अपने लेटर्स में बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट किया था। उसने नेशनलिज्म को एक इंटेलेक्चुअल डिसीज कहा था। सच यह है कि निश्चय की फिलॉसफी ने इंस्पायर किया अल्बर्ट कैमस को एम्बेडिज्म में, जिन पॉल स्टेक्टर को एक्साइटलिज्म में, सिगमंड फ्रॉइड को फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में, मार्टिन हेडेगर को मेटाफिजिक्स में, लिटरेचर में ह्यूमन हेजे, थॉमस मैन, दोस्तोयेव्स्की सब इन्फ्लुएंस थे। आज भी दुनिया भर के थिंकर्स, राइटर्स और क्रिएटर्स निश्चय से आइडियाज लेते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आप शुरुआत से पूछ रहे थे, निश्चय ने हमें क्या दिया, उसकी लाइफ से हमें क्या सीख सकते हैं। सफरिंग को एक्सेप्ट करो, भागो नहीं। निश्चय की पूरी जिंदगी टूट कर बनी थी। बाप गया, भाई गया, दोस्त गए, सेहत गई, प्यार नहीं मिला, लेकिन उसने कभी नहीं कहा मैं विक्टिम हूँ। उसने कहा जो मुझे मारता नहीं वो मुझे और स्ट्रांग बना देता है। यह लाइन आज भी करोड़ों लोगों के लिए दिल पर खुदी है। अपनी खुद की वैल्यूज बनाओ। लोग तुम्हें बताएंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है। माँ बाप, सोसाइटी, सोशल मीडिया। निश्चय ने कहा यह सब हर्ड मेंटालिटी है। अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड दूसरों से मत मांगो, अपने अंदर सोचो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मेरी वैल्यूज क्या हैं, और फिर जियो।
लेसन नंबर 3, ज्यादातर लोग एवरेज जिंदगी जीते हैं क्योंकि ग्रेटनेस डरावनी लगती है, फेल होने से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे का डर। निश्चय ने कहा, खतरनाक तरीके से जियो, रिस्क लो, कंफर्ट जोन से निकलो, क्रिएट करो, कुछ नया ट्राई करो, रोप क्रॉस करो। लेसन नंबर 4, मीनिंग, खुद का मीनिंग बनाओ। अगर कोई रेडीमेड मीनिंग नहीं है जिंदगी में तो टेंशन मत लो, अपनी मीनिंग खुद बनाओ। वो काम करो जो तुम्हें अलाइव फील करवाए, वो रिलेशनशिप रखो जो तुम्हें ग्रो करवाए, वो आर्ट बनाओ जो बिजनेस चलाए, वो गोल सेट करो जो तुम्हारा अपना हो। किसी ने किसी की बुराई नहीं है, तुम अपने आप को खुद बना सकते हो। खुद से प्यार करो जेन्युइनली। इंडिविजुअल को हम हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, भीड़ में डूब जाते हैं। सोसाइटी चाहती है कंफर्म करो, जैसे बाकी सब है वैसे बनो, लेकिन तुम्हारी इंडिविजुअलिटी खुद सबसे बड़ा खजाना है। खुद से प्यार करना क्रिटिसिज्म नहीं, यह एक अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह डेवलप करना है, अपनी वीकनेस को नेचुरली देखना और उस पर काम करना, अपनी जिंदगी को सीरियसली लेना है। पहाड़ तारे अकेला इंसान चलता हुआ। फ्रेडरिक नीत्शे ने अकेले जीते हुए सिर्फ एक कमरे में बीमार आंखों से वो सब कुछ लिखा जो उन्होंने फील किया। उन्होंने कहा, इंसान एक ब्रिज है, एक पुराने वजूद से एक नए बेहतरीन वजूद की तरफ। आज जब तुम यह सुन रहे हो, तुम भी ब्रिज पर खड़े हो। सवाल यह है, क्या तुम क्रॉस करोगे? खुद के भीतर चार्ज होना जरूरी है, एक नाचते हुए तारे को जन्म देने के लिए। फ्रेडरिक नीत्शे। सो दैट वाज द एंड ऑफ वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।